तो कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक यूट्यूब चैनल सेटअप किया है मैथ्स इन डीप के नाम से। तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात की थी। हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज थी डिटरमिनेंट्स पे। उन प्रॉपर्टीज से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को बिना एक्सपेंड किए उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। या अगर किसी भी डिटरमिनेंट की जो एंट्रीज हैं वो बहुत ही मतलब हार्ड है, मतलब उसको एक्सपेंड करना है तो बहुत ही टफ कैलकुलेशन पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे कि पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्या करेंगे कि उसको थोड़ा डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे होता क्या है कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके मैक्सिमम पोजीशन पे हम जीरो बना लें, ठीक है। और जब मैक्सिमम पोजीशन पे जीरो आ जाता है तो उसके बाद डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो ये मोटिव होता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना, ठीक है। तो अब हम आज क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आज हम उन एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, कुछ आप करेंगे। अगर कोई एग्जांपल्स आपसे नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसको दोबारा आप सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल नंबर 7 लिया है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई प्रॉपर्टी सेकंड फॉर दिस डिटरमिनेंट। अच्छा, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए भाई। आपके पास बुक है तो आप देख लेंगे कि प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो वहां पर आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेकंड में क्या कह रहा था, प्रॉपर्टी सेकंड में कह रहा था कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की साइन जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर पहले प्लस करके कुछ आ रहा था तो अब क्या आएगा, माइनस करके कुछ आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिटरमिनेंट को ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे, देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि जो चेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो पहले क्या साइन चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट को सिंपली अगर एक्सपेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरीके से अब एक्सपेंड करना जान गए होंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंड इसको कर सकता हूं। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2 लिखते हैं, ठीक है, +2। फिर 0 का -7 से तो 0 और -5 का 4 से तो 20। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑफ -3, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको छोड़ेंगे तो 6 का -7 से तो क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। माइनस साइन लगाएंगे 1 का 4 से तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर +5 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। +5 जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, 6 का 5 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 माइनस 1 का 0 से तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का -20 के साथ तो ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा +3 इंटू ये हो जाएगा -46, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 150, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया -40, यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा +150। अब इसको जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 8, 4, 3, 7 और 1, ठीक है। अब अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास -28 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनमें किन्हीं भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब R1 को R2 पोजीशन पे ला रहा हूँ और R2 को R1 पोजीशन पे ले जा रहा हूँ। तो चेंज करने के बाद बाद में हम मान रहे हैं कि जो नया डिटरमिनेंट हो Δ1 है, तो Δ1 क्या होगा, 604 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 - 3 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 15 - 7 होगा। हमने क्या किया है, हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 6 इसका इसके साथ तो हो जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा। इस चीज़ को याद रखिए। +4, वैसे भी यहाँ पे माइनस आता था तो माइनस लगा दीजिए, 0 है तो प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, लेकिन हम रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो +4, अब क्या होगा, +4 इंटू 5 2 ज़ा 10
और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस 3, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पर -4 आ जाएगा, -0 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -24 और प्लस ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 में 4 गया 8 और यहाँ पे बचा 4, 4 में 2 गया 2 और ये आ जाएगा प्लस साइन में। तो देखिए यहाँ पर -28 आ रहा था और यहाँ पर +28 आ गया। तो जब हमने इसके दो रो को आपस में इंटरचेंज किया तो साइन क्या हो गया, साइन हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है प्रॉपर्टी, यानी कि जो Δ1 है ये बराबर क्या है -Δ के बराबर है। ठीक है, तो दिस वेरीफाइज इज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वेरीफाई होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 9 है। अब देखिए इसमें हम कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, 102 इंटू दिस माइनस, तो क्या होगा कि चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा वहाँ पर क्या होगी टफ होगी। ठीक है भाई, 102 है, 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए कैसे हम इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको हम बहुत ही ईजी बना सकते हैं। अब देखिए हम इस 108 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 108 को 18 इंटू 6 लिख सकते हैं। बाकी 18 है तो इसको 18 लिखा रहने देते हैं। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 है, 3 है, 6 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 17 है, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग लग रहा है आज कहीं और है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 17 इंटू 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 6 आएगा। अब ये 17 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। इतना तो समझ गए होंगे। अब मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या किसी कॉलम से हम किसी भी एंट्री को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 6 के मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 6 से, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट रो से हम 6 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, आपको वहाँ पर उसके सामने ये लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। मतलब यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहा गया है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 17 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिख रही है। इसमें आपको एक स्पेशल चीज़ ये दिख रही है कि इसकी जो फर्स्ट रो और थर्ड रो है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं। अब आप एक प्रॉपर्टी याद करिए, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसके फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है, 17 3 6 17 3 6, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनली क्या आ जाएगा 6 इंटू 0 यानी कि 0 आ जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको वैसे एक्सपेंड करते तो इतनी मेरी गारंटी है कि भाई अगर आप ऐसे करते हैं ना तो मैक्सिमम एक विदिन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 to 4 मिनट्स ले जाएगा, और उसमें भी क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। तो कितना बड़ा रोल है यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की अब बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करके। अब देखिए आप कह सकते हैं कि इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारा मेन मोटिव होता है कि हम कम से कम कैलकुलेशन करें, क्योंकि जितनी कम कैलकुलेशन करेंगे मिस्टेक होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे और ऊपर से हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज के सम के रूप में लिखा है तो उसे अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सेकेंड रो क्या है, 2 एंट्रीज के सम के रूप में लिखा है, तो इसको हम 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको डेल्टा मान लो इस डिटरमिनेंट को, तो डेल्टा को हम इतना भी तो लिख सकते हैं ABC। ठीक है, ABC और XYZ इतना हो गया, प्लस फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर ABC। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2X 2Y 2Z, और यहाँ पर क्या बचेगा
एक्स वाई, अभी देखिए कितनी जल्दी, आसान, कुछ करना ही नहीं इसमें, मतलब बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिटरमिनेंट है इसका जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया 0 प्लस, अब देखिए ये हो गया 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर अभी हम प्रॉपर्टी, अब आपको अब देख के लिख लीजिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद है, तो आप बकायदा लिखिएगा कि हम इसके सामने ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस चीज को मेंशन करते हैं तो फिर वहां पर मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है, और जो फायदा दूसरा होगा कि एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपने चीजों को बहुत ही अच्छे से लिखा है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई एंट्रीज को कॉमन ले सकते हैं, तो 2x 2y 2z यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। अब हमने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स वाई जेड बचेगा, और यहाँ भी क्या बच जाएगा एक्स वाई जेड बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेकेंड रो है और थर्ड रो है ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो फाइनली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, जो कि हमें प्रूव करना था। तो जस्ट विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे कमांड है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपैंड करने में इतना पक्का है तो 3 मिनट्स तो लेगा, 3 to 4 मिनट्स तो आराम से ले जाएगा, ठीक है। और ऊपर से कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से विद इन सेकेंड्स हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, हमसे कह रहा है कि आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा था कि हमने एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, हमने कहा था कि उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होता है आर आई में क्या करते हैं आर आई प्लस के आर जे, मतलब किसी जेथ रो में के से मल्टीप्लाई करके उसको आईएथ रो में ऐड करते हैं, तो इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को या इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं। अब देखिए अगर हम 0 बना लें मैक्सिमम जगह तो क्या होगा, इसको ओपन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारे पास R2 है R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है R2 को हम क्या कर रहे हैं R2 प्लस -1 इंटू R1, मतलब R1 में -1 से मल्टीप्लाई करके उसको R2 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमें करना है R2 माइनस R1, मतलब R2 में से R1 को घटाना है, तो 1। अब देखिए अगर आपको नहीं आता है तो जैसे मैंने मैट्रिक्स में बताया था आप ऊपर नीचे लेके कर सकते हैं, ठीक है। 1B और यहाँ पर CA, ये हो गया R2 और R1 क्या है 1A और यहाँ पर हो गया BC। अब क्या करना है, इस R2 में से इस R1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 - 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा B माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा B माइनस आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा इस एंट्री के बारे में, तो हो जाएगा CA माइनस BC, तो यहाँ से C कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा A माइनस B, तो यहाँ से C कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A माइनस B आ जाएगा। अब यही काम क्या करते हैं, सेम यही काम हम R3 में करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ भी अगर 0 बना ले तो आसानी हो जाएगी, तो R3 में क्या करते हैं R3 में से भी क्या करते हैं R1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो 1 - 1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा C माइनस है तो यहाँ पर C माइनस से आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा AB माइनस BC, तो B कॉमन कर लेंगे, तो जब B कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A माइनस C आ जाएगा। अब देखिए अब हमने कहा था कि डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से अगर कोई एंट्री कॉमन आ रही है तो उसको हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया फर्स्ट रो को। अब देखिए यहाँ पर B माइनस A है, यहाँ पर A माइनस B है, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी A माइनस B हो जाएगा, यहाँ भी A माइनस B हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब यहाँ पर 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हम A माइनस B को क्या करेंगे सेकेंड रो से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ तो 0 ही बचा रहेगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ B माइनस A था, हमने A माइनस B कॉमन किया तो इसीलिए -1, और यहाँ पर C बच जाएगा। इसी प्रकार थर्ड रो से क्या करेंगे C माइनस A को बाहर निकालेंगे, C माइनस A को, A माइनस C को निकालिए उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब C माइनस A को निकालना है तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर या चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम A माइनस C को ही बाहर निकाल रहे हैं। तो जब A माइनस C को निकालेंगे तो यहाँ भी -1 बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा B बच जाएगा। अब देखिए इसकी एंट्री थोड़ा हार्ड थी, लेकिन इसकी एंट्री क्या है अब ओपन करने में कुछ है ही नहीं, तो देखिए क्या होगा अब, तो यह आ जाएगा A माइनस B इंटू A माइनस C। अब देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो 1,
फिर क्या होगा -1 का b के साथ तो -b और -c, तो माइनस माइनस हो गया, माइनस यहाँ पहले से आता है तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया। अब देखिए जब आगे करेंगे तो देखिए कैसे जीरो होंगी, -a, अब देखिए जीरो को इसको करेंगे जीरो और जीरो को इससे करेंगे जीरो, तो यह जीरो हो गया, प्लस bc करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, जीरो का -1 के साथ जीरो, जीरो का इसके साथ जीरो, तो देखिए सभी के सभी एंट्री जीरो हो गई। तो अब क्या बचेगा, अब बच जाएगा a माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस सी और यहाँ पर आ जाएगा c माइनस बी। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो इसको हम इतना तो लिख ही सकते हैं a माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये b माइनस सी हो जाएगा और उस माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये c माइनस ए हो जाएगा। तो ये क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो देखिए किस तरीके से हमने मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके कितनी आसानी से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब भी आप लोग कोई डिटर्मिनेंट देखिए और अगर उसकी एंट्रीज थोड़ा आपको गड़बड़ दिख रही है, मतलब थोड़ा हार्ड दिख रही है, तो पहले आप ये कोशिश करिए कि आप उस पर प्रॉपर्टीज आप डिटर्मिनेंट को अप्लाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रॉपर्टीज आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ की दो एंट्री या कोई भी दो एंट्री अगर आपने जीरो बना ली तो उस केस में क्या होगा कि आप, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एंट्रीज आपने जीरो बना ली तो उस केस में डिटर्मिनेंट को ओपन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से कैलकुलेशन के भी कम चांसेस, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी कम चांसेस रहेंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स जो हमने एग्जांपल किया था वो एक्चुअली एग्जांपल नंबर 13 था। ठीक है, मैंने एग्जांपल नंबर 11 लिख दिया था, वो एक्चुअली एग्जांपल नंबर 13 था, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग कौन सा एग्जांपल करते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर करते हैं 15। ठीक है, एग्जांपल नंबर 15 करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 15 है। इसमें कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंड मतलब वो वैल्यू कह रहा है कि एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके से हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, देन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये एक्स वाई जेड डिफरेंट क्यों दिया गया है, तो इसका भी कुछ यूज होगा अभी आगे। ठीक है भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई पार्ट दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फालतू का दिया गया है, इसका भी कुछ ना कुछ अभी आगे यूज होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं क्योंकि जीरो दिया है, फिर देखते हैं कि वहां से क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम इस डेल्टा को, तो अब देखिए यहाँ भी हम प्रॉपर्टीज को यूज करके करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर बहुत, आप इसको अगर ऐसे लगाने लगेगी ना तो मोस्टली चांस है कि क्वेश्चन एक गलत होगा ही होगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कितनी कितनी पावर आ रही है। पहले ये ओपन करेंगे फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट लगाते हैं। तो अब देखिए इसका जो थर्ड कॉलम है दो एंट्रीज के सम के रूप में लिखा है, तो इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर और 1। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर और यहाँ भी 1 और यहाँ पर जेड स्क्वायर और यहाँ भी 1। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब हो जाएगा, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अभी तो उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1 और जेड स्क्वायर 1। अब देखिए हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम से कोई एंट्री कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो इस रो से हम क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं, इस रो से वाई को कॉमन ले सकते हैं और इस रो से जेड को कॉमन ले सकते हैं। यानी कि फाइनली हमारा जो कॉमन आएगा वो एक्स वाई जेड आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब चूंकि एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर 1, यहाँ पर जेड और यहाँ पर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये चीज लगभग सेम लिखी है। अंतर क्या है दोनों में, अंतर दोनों में यहाँ बस थोड़ा कॉलम्स का अंतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर 1 1 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करके इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, ये चीज हमारी कॉमन आ जाएगी, ये हमारा मोटिव होगा। तो अब देखिए कैसे लाएंगे, तो हमने एक चीज पढ़ा था कि जब भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है वो क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको पहले यहाँ लाना है, तो इसको लाएंगे यहाँ और इसको ले जाएंगे पहले यहाँ, तो क्या होगा, अब डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव होगा, तो अब इसका जो फर्स्ट कॉलम है क्या हो जाएगा, 1 1 1 या यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया है किसको, C1 और C3 को आपस में ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, अब प्लस जो ये लिखा था इसको ऐसे लिख देते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, अगर हम इन दोनों को आपस में, इन दो कॉलम्स को अब अगर चेंज कर दें तो यही क्वांटिटी मिल जाएगी। तो चलिए उसको चेंज करते हैं। तो अब देखिए पहले हमने चेंज किया तो एक माइनस आया, फिर जब चेंज करें तो एक माइनस आएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है भाई। पहले हमने दो कॉलम को चेंज किया तो एक माइनस आएगा, फिर हम दो कॉलम को चेंज करें तो फिर एक माइनस आएगा, तो -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब जो हमारा मेन मोटिव था इसको और इसको सेम बनाने का, तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसको ले लेंगे कॉमन। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर भाई -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर +1 और प्लस एक्स वाई जेड, यानी कि हमारे पास बाहर आ जाएगा 1 + एक्स वाई जेड, और इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसके अंदर बच जाएगा 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, और 1z जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे इसके अंदर बच गया। अब आप देख सकते हैं कि इसको ओपन करना आसान हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एक्स वाई जेड डिफरेंट है इनकी आखिर इसका यूज यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वो अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस आपका भाई, आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम जब भी आएगा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे भाई। चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे जिसकी भी ज़रूरत हो तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका थोड़ा यूज हो सके, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं उसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या क्या लगा रहा हूं, मैं करना चाहता हूं भाई फर्स्ट रो को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 1x और एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो को हमने ऐसे ही लिख दिया। हम R2 में क्या करना चाहते हैं, अभी जो हमने किया था R2 - R1, तो 1 - 1 0, यहाँ पर आ जाएगा y - x, और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर - एक्स स्क्वायर। और R3 में भी यही काम कर दीजिए। R3 में क्या करना चाहते हैं, R3 - R1, तो 1 - 1 0, क्या हो जाएगा z - x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z स्क्वायर - एक्स स्क्वायर। अब देखिए y - x a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b, तो यहाँ पर y - x × y + x आएगा। तो क्या करेंगे y - x यहाँ पर है तो इसको क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर 0 है तो भाई उससे तो क्योंकि इसको 0 × y - x तो लिख ही सकते हैं, यानी कि इस रो से हम y - x कॉमन करेंगे, इसी प्रकार यहाँ से z - x कॉमन करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा y - x, यहाँ से आ जाएगा z - x, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 0, y - x कॉमन है तो 1 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा y + x। इसी प्रकार यहाँ पर बचेगा 0, ठीक है। इसको देख लीजिए 0 बचेगा, यहाँ से z - x कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा z + x बचेगा। अब देखिए ओपन करना आसान हो गया, ठीक है। तो y - x और z - x अब ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1, ये हो जाएगा 1 × z + x, तो z + x माइनस 1 × y + x, तो क्या हो जाएगा y + x, और माइनस है तो -y - x। भाई अंदर जब माइनस को ऑपरेट करेंगे बाकी सब 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -x 0 को 0 से और इसको 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 × 1 0, तो बाकी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों क्वांटिटीज को 0 बनाने का यही फायदा होता है कि केवल आपको एक बार एक्सपेंड करना है इस एंट्री के लिए, बाकी इन दोनों एंट्री के लिए जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -x + x यहाँ से कट गया तो यहाँ से क्या आएगा, अच्छा एक चीज़ हमने छोड़ दी है, ये 1 + x y z भी तो यहाँ कॉमन है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल में 1 + x y z आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 + एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। अब देखिए फाइनली जो हमारे पास से निकल के आने वाला है, ये फाइनली क्या निकल के आएगा, ये फाइनली निकल के आएगा 1 + एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा y - x, ये हो जाएगा z - x, और यहाँ से क्या आ जाएगा z - y आ जाएगा। अब देखिए हमें दिया गया ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई, और दिया गया था डिटर्मिनेंट क्या है 0 है, मतलब ये 0 के इक्वल है। अब ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, तो देखिए इसने दे दिया था
यही इसका यूज है यहाँ पर। एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, तो अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट हैं तो क्या y माइनस एक्स जीरो हो सकता है? y माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता है भाई। अगर y माइनस एक्स जीरो है तो y तो x के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है कि तीनों की तीनों आपस में डिफरेंट है। इसी प्रकार z माइनस एक्स भी जीरो नहीं है, और इसी प्रकार z माइनस वाई जो है ये भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये जीरो है भाई, इन सभी क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो पक्का है कि उनमें से कोई एक जीरो होगा। तो ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, तो जीरो क्या होगा? 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के पहले जो एग्जाम्पल्स थे उसमें से मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। बाकी जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ मैं हर एक क्वेश्चन को बता दूँ तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका फायदा तभी होगा जब आप लोग खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कि कहीं पर भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, या इवन मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया था, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं 100% है कि उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई लाइक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ, हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ता है इस चीज़ से कि हाँ मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट ला पा रहा हूँ, या आपकी कोई एडवाइस है कि सर आप अपनी वीडियोस को इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, तो उसका आप मोस्ट वेलकम है, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जिससे कि और इन वीडियोस को यूजफुल बनाया जा सके। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए, और चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।